वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बात हो रही थी हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन की, और मैंने टेम्परेचर वाले फैक्टर को जरा एक नेक्स्ट स्लाइड पर शिफ्ट कर दिया सेपरेटली डिस्कस करने के लिए। मुझे पता है कि यूएचएस ने अब आप लोगों को ग्राफिकल क्वेश्चंस अगर देने शुरू कर दिए तो मेरा नहीं ख्याल है कि मैं आप लोगों की टेक्स्ट बुक का कोई भी ग्राफ चाहूंगा कि छोड़ूं जो कि अनएक्सप्लेन्ड रहे। स्पेशली इस चैप्टर में तो आप लोगों ने एंड पे फर्स्ट ईयर पढ़ते पढ़ते आप लोगों के एनर्जी लेवल हो गए होते हो और आप सिलेक्टिव स्टडी के चक्करों में पड़े होते हो, शॉर्ट और लॉन्ग के चक्करों में पड़े होते हो। दैट्स व्हाई मैं ये ग्राफ लाजमी डिस्कस करना चाहूंगा एंटी पढ़ाते हुए। टेम्परेचर का रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ये मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था। ये बात भी तय हुई थी कि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिवर्स रेट बढ़ेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम लोग इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ के आए हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर नॉट फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर। और अगर आप एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करोगे तो इसमें टेम्परेचर बढ़ाने पर फॉरवर्ड रेट बढ़ेगा, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर। और फिर आपकी टेक्स्ट बुक की एक लाइन है कि फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन द टेम्परेचर रेट अप्रोक्सीमेटली डबल्स। ये आपकी टेक्स्ट बुक की लाइन है। हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने पर रेट अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाता है, डबल। और मेरे पास इस वक्त एक क्वेश्चन है, बहुत मजे का सवाल कह लें, थोड़ा सा मैथमेटिकल टच के इसके अंदर। क्वेश्चन क्या है मैं प्रेजेंट करता हूं, आप लोगों ने मुझे आंसर देना है, क्योंकि एट द ग्लास माइंड में आया तो आप लोगों के साथ शेयर होना चाहिए। क्वेश्चन इज इफ टेम्परेचर of a reaction increase from 0 degree Celsius to 50 degree Celsius, how many times rate will increase? How many times rate will increase? तो अब आप लोगों की मशीनें चल पड़ी होंगी और आप लोग ऑफ कोर्स आंसर तक भी पहुंच गए होंगे। तो मुझे आंसर मिलेगा 4 टाइम्स, 100 टाइम्स, 50 टाइम्स, 10 टाइम्स, 9 टाइम्स। आवाज नहीं आ रही आप लोगों की मुझे? कहां गई तुम लोगों की आवाज? तुम लोगों को मेरी तो आ रही है ना, अगर मुझे तुम लोगों की नहीं आ रही। आंसर इसका है, बोल दो, बोलो कि ना बोलो? बिल्कुल ठीक कहा आपने, 10 टाइम्स। गलत कहा आपने। हाँ जी, आपने क्या बोला? ओ यार कमाल कर दिया तुमने, तो इंटेलिजेंस की इंतहा कर दी। क्या आंसर बोला? वाओ, 100 टाइम्स। वेरी गुड। आप कहेंगे सर क्या हो गया आपको, हमारी आवाज आपसे कहां से रही? बेटा मुझे पता है, जब मैं क्लासरूम के अंदर ये क्वेश्चन पूछता हूं तो इसी किस्म के आंसर आते हैं। आप लोग भी यही दे रहे होगे बेटा, 10-12 सालों से यही काम होता चला आ रहा है। तो आंसर इसका, यू बायोलॉजी पीपल, 32 टाइम्स। 32 टाइम्स इसका आंसर है। 32 टाइम रेट विल इंक्रीज हो जाएगा। अभी मैंने बोला हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज होने पर रेट ने अप्रोक्सीमेटली डबल हो जाना है। तो आप लोगों के पास 0 डिग्री सेल्सियस डाले, इसको मैं कलर चेंज करके एक्सप्लेन करना चाहूंगा। यस, 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ा 10, 10 से बढ़ा 20, 20 से बढ़े पर 30, 30 से बढ़ने पर 40 एंड 40 डिग्री सेल्सियस से बढ़ने पर ये हो गया 50 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन यही था कि 0 से टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा है, हाउ मेनी टाइम रेट विल इंक्रीज? तो हर 10 डिग्री सेल्सियस पर रेट डबल हो जाना है। 0 से 10 पर डबल, 10 से 20 पर डबल, 20 से 30 पर डबल, 30 से 40 पर डबल और 40 से 50 पर डबल। अब इतनी दफा डबल हुआ है तो प्रीवियस रेट ने डबल होना है बेटे। 2 2 4 4, 4 2 9, 4 2 8 एंड 8 2 16, 16 2 32 टाइम्स आंसर आएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन पसंद आया होगा। ये आप लोगों के मैथमेटिक्स को चेक करने के लिए कम और आप लोगों के माइंड को थोड़ा सा फ्लरिश करने के लिए ज्यादा था क्वेश्चन, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अगर पेपर में आए तो आप लोगों ने थोड़ा सा शार्पनेस शो करनी होगी। यार ये ग्राफ वाला सवाल क्यों नहीं आप लोगों को फोकस करवाना मुझे? ये बेसिकली ग्राफ है फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड काइनेटिक एनर्जी के दौरान। जब आप किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, लेट्स सपोज बेटा उस सिस्टम में 50 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है टोटल,
उनमें से लेट्स सपोज 100 डिग्री सेल्सियस पर 50 में से 10 रिएक्ट कर रहे हैं। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो एक्चुअली व्हाट हैपेंस, फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो जाता है जिन्होंने आपस में इफेक्टिव कोलिजन्स करने होते हैं। तो उन मॉलिक्यूल्स के फ्रैक्शन की तादाद में इजाफा, जिन्होंने आपस में इफेक्टिव कोलिजन्स करके रिएक्शन को स्पीड अप करना है, उनकी तादाद में इजाफा हो जाने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। तो मुझे कह देना चाहिए कि फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीज तब होते हैं जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। बेटा दो टेम्परेचर इस वक्त आप लोगों के पास मौजूद है, एक आप लोगों के पास टेम्परेचर T1 है और एक आपके पास टेम्परेचर T2 है। पेपर में सवाल यही आ सकता है कि द फॉलोइंग ग्राफ T1 इज ग्रेटर देन T2 या T2 इज ग्रेटर देन T1 और T1 इज इक्वल टू T2। तो अब आप लोगों का फैसला सिंपल सा होना चाहिए। मैं सिलेक्ट करता हूं ब्लैक कलर आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए। बेटा याद रख लीजिएगा, यहां पर मुझे करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करनी है अल्फा, T2 इज ग्रेटर देन T1। बेटा T2 इसलिए ग्रेटर टेम्परेचर है, आप अगर चेक करें तो इसमें आप लोगों को रिलेटिवली काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी ज्यादा मिलेगी और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा तभी होती है जब बच्चों टेम्परेचर ज्यादा होता है। और सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि अगर आप यहां से फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स चेक करते हो जिन्होंने रिएक्शन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, तो बेटा इन फ्रैक्शंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स की तादाद भी ज्यादा मिलेगी आप लोगों को T2 टेम्परेचर पर। और यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स जिन्होंने इफेक्टिव कोलिजन्स करते हुए प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना है वो कम है। सो बेटा यहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स में कमी और ऑफ कोर्स यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स में इजाफा इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि T2 विल बी ऑफ ग्रेटर टेम्परेचर एज कंपेयर टू T1। तो इस तरह ग्राफ देकर आप लोगों को काइनेटिक एनर्जी और फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल से जज करना होगा कि T2 और T1 में से कौन सी टेम्परेचर की वैल्यू ग्रेटर है और कौन सी लेसर वैल्यू। उम्मीद है टेम्परेचर और रेट का ये रिलेशनशिप मेरा एक्सप्लेन करना आप लोगों ने पसंद किया होगा। आगे बढ़ूं तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक एक्टिवेशन एनर्जी की तरफ ले जाना चाह रहा हूं। बेटा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या एक्टिवेशन एनर्जी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो कि रिक्वायर्ड होती है इफेक्टिव कोलिजन करने के लिए, जैसा कि मैं अभी बार बार इफेक्टिव कोलिजन्स का आप लोगों के साथ जिक्र कर रहा था। सो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। और एक्टिवेशन एनर्जी बेटे दो टाइप्स की है। मुझे कह देना चाहिए कि एक्टिवेशन एनर्जी दो टाइप्स की नहीं है, बेसिकली कोलिजन्स दो टाइप्स के होते हैं। असल में एक इफेक्टिव कोलिजन होता है और एक इनइफेक्टिव कोलिजन होता है। इनइफेक्टिव कोलिजन के लिए जो एनर्जी चाहिए मुझे उसको एक्टिवेशन एनर्जी नहीं कहना, मुझे एक्टिवेशन एनर्जी उसको कहना है जो एक इफेक्टिव कोलिजन के लिए चाहिए। अब आप लोग इफेक्टिव कोलिजन देखना चाहते हो कैसा होता है, तो बेटा इफेक्टिव कोलिजन्स के लिए जो कंडीशंस है यानी कि लग पता जाए ऐसे कोलिजन को इफेक्टिव कोलिजन कहते हैं। प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए मॉलिक्यूल के स्ट्राइक करने की, जिसके रिजल्ट में ओल्ड बॉन्ड विल ब्रेक्स एंड न्यू बॉन्ड्स विल फॉर्म। और प्रॉपर एनर्जी होनी चाहिए और उस एनर्जी को आपको क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। बेटा अंधाधुंध टकरे मारने से कुछ नहीं होने वाला। अगर आप लोगों ने एंट्रेंस की तैयारी करनी है तो एक प्रॉपर वे और चैनल और टेक्निक्स और ट्रिक्स के थ्रू करनी होगी, अदरवाइज बेटा रट्टा मारते रहेंगे चीजों को। अगर आप अनडिफाइंड वे में याद करेंगे तो आप लोगों के लिए एंट्रेंस के अंदर वो सक्सेस हासिल करना जो आप लोगों के ड्रीम्स है, आई डोंट थिंक सो कि पॉसिबल है। ये देखिए आप लोगों के पास इफेक्टिव कोलिजन्स को डिस्प्ले करने की कोशिश की गई है नाइट्रिक ऑक्साइड NO और ओजोन के दरमियान में। अगर इन इफेक्टिव कोलिजन्स को शो करूंगा तो आप देखें यहाँ पर किसी भी किस्म की कोई भी बॉन्ड क्लीवेज नहीं हुई है। सच रिएक्टेंट्स एक दूसरे से कोलिजन्स के बाद सेपरेट हो गए, लेकिन प्रॉपर ओरिएंटेशन और एनर्जी के साथ अगर NO और O3 स्ट्राइक करते तो फिर आप लोगों को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलेगा। सो प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड प्रॉपर एनर्जी रिक्वायर्ड है इफेक्टिव कोलिजन के लिए, जिसके रिजल्ट में तुम्हारे रिएक्टर्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट्स में। एक इफेक्टिव कोलिजन अगर आप लोग एग्जांपल में देखना चाहें तो बेटा ये एक एनिमेशन छोटी सी आप लोगों को दिख रही है। ग्रीन बॉल्स और ब्लू बॉल्स आपस में स्ट्राइक कर रहे हैं, इनफ एनर्जी है इनके पास एक दूसरे के बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। तो आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे ये आप लोगों को मिलेंगे सेपरेट होकर एक दूसरे से मॉलिक्यूल्स के बाद यानी कि रिएक्टर्स के बाद प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे। तो यू कैन से कि अब इस वक्त ये आप लोगों को यहाँ पर प्रोडक्ट की फॉर्म में जाते हुए दिखाई दे रहे होंगे और इससे पहले ये रिएक्टर्स की फॉर्म में एक दूसरे के साथ आ रहे थे। बेटा आप लोग इन ट्रेंड्स को देखकर फैसला कर सकते हैं कि क्या ये किसी इंडियन फिल्म के अंदर दो ट्रेनें आपस में टकरा रही है, क्या इसको इफेक्टिव कोलिजन कहा जा सकता है?
बेटा आई डोंट थिंक सो ये इफेक्टिव कोलिजन है। बड़े मजे से लोग खड़े होकर बातें कर रहे हैं, ट्रेन को कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर, ये इनइफेक्टिव कोलिजन होगा। आइए जरा इफेक्टिव कोलिजन दिखाएं, जिस कोलिजन के बाद लोगों की जिंदगियां बदल जाती है। इंडियन फिल्में देखें उठाकर, लोगों की जिंदगियां बदल जाती हैं। ट्रेनें तो टकराई, दो भाई जुदा हो गए, पूरी फिल्म बेटा उस ट्रेन के टकराने पर और भाइयों के जुदा होने पर बन जाती है। ये है कि इफेक्टिव कोलिजन। अल्लाह ताला आप सबको बहरहाल इस तरह के एक्सीडेंट से महफूज रखे। सो आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन इफेक्टिव कोलिजन। और अगर बेसबॉल खेलते हुए आप लोगों को इस तरह का कोलिजन देखने को मिलेगा तो वो भी इफेक्टिव कोलिजन होगा। सो मैं आप लोगों को एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ा रहा था, इफेक्टिव कोलिजन पढ़ा रहा था। तो एक इफेक्टिव कोलिजन के रिजल्ट में रिएक्टेंट जिस स्टेज तक पहुंचते हैं उस स्टेज को ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं या उसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इफेक्टिव कोलिजन होने के बाद रिएक्टेंट जिस हाई एनर्जी स्टेट पर अपने आप को रिजाइड करवाते हैं वो हाई एनर्जी स्टेट कहलाती है ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स शोइंग साइमल्टेनियसली क्लीवेज एट द फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड्स, इसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और ये ट्रांजिशन एग्जिस्टेंस होती है इसलिए इसको ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं। और जैसा कि आप लोगों को ये एक छोटे से रिएक्शन से मैं दिखा सकता हूं बेटा, दीज आर टू रिएक्टेंट्स ए एंड बी, और ये दो रिएक्टेंट्स अगर आपस में एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करते हैं तो ये है वो इंटरमीडिएट स्टेज जिसको मैं ट्रांजिशन स्टेट का नाम दे रहा हूं, जिसमें ए और ए के बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। और इसी तरह बेटे बी और बी के बॉन्ड भी ब्रेक हो रहे हैं, बट एट द मीनवाइल आप देख सकते हैं कि ए एंड बी के बॉन्ड भी आपस में एस्टैब्लिश हो रहे हैं। सो यहां पर मुझे एट द एंड जब बात करनी है तो ये है रिएक्टेंट्स एंड स्टूडेंट्स ये है ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो कि हाई एनर्जी का है, ये ट्रांजिशन स्टेट। और स्टूडेंट्स उसके बाद आप यहां पर अगर तशरीफ लाते हैं तो ए और बी और ये ए और बी आप लोगों के पास इस वक्त प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो ओल्ड बॉन्ड ब्रेक्स, न्यू बॉन्ड फॉर्म्स, रिएक्टेंट्स हैव बीन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। तो इस तरह रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना ये एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होता है। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने माइंड में रखने हैं कि डेल्टा एच यानी कि एंथैल्पी चेंज, डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स को शो कर रहा होता है कि रिएक्शन किस हवाले से जा रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर। एक्चुअली इस ट्रांजिशन स्टेट के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो एनर्जी का बैरियर जब तक नहीं पास आउट करता कोई भी केमिकल रिएक्शन तब तक वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता। आइए जरा इस ग्राफ के थ्रू आपको समझाता हूं बेटा। ये है एक वो ट्रांजिशन एनर्जी स्टेट का बैरियर जिसको क्रॉस करना पड़ेगा रिएक्टेंट्स को इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स। यानी कि डेल्टा एच कैसे डिसाइड करती है ये एक्टिवेशन एनर्जी को, आइए मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करता हूं। स्टूडेंट्स आप लोगों ने थर्मोकेमिस्ट्री वाले यूनिट में पढ़ा था कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो एनर्जी का डिफरेंस है उसको एंथैल्पी चेंज का नाम दिया जाता है। ये इस रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज है जो इस वक्त आप लोगों को बता रही है ये नेगेटिव वैल्यू है, यानी कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के हवाले से क्या डिस्कस करना चाह रहा हूं, ये है वो एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर जो रिएक्टेंट्स जब तक पास आउट नहीं करेंगे तब तक वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो बेटा ये एनर्जी बैरियर क्रॉस करना जरूरी है। तो एक्टिवेशन एनर्जी इज बेसिकली अ बैरियर जो कि जब तक रिएक्टेंट्स नहीं पास आउट करेंगे तब तक वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो आप यहां पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स ये इस वक्त एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन है। अगर यहीं पे मैं आप लोगों को बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी भी दिखाऊं यानी कि प्रोडक्ट्स को वापस अगर आप रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स ये होगी इस रिएक्शन की बैकवर्ड आने की एक्टिवेशन एनर्जी। और ऑफ कोर्स ये ज्यादा है एज कंपेयर टू द फॉरवर्ड। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का रिवर्स जाना क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है, ये बात आप लोग जानते हैं। सेम इज द केस इन केस ऑफ दीज रिएक्टेंट्स आर नाउ गोइंग टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स। और बेटे अगर आप लोग गौर फरमाएं थोड़ा सा, ये है वो डेल्टा एच जो इस वक्त आप लोगों को पॉजिटिव मिलेगा। और पॉजिटिव डेल्टा एच का मतलब है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बजाय ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। आई मस्ट करेक्टेड, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंड स्टूडेंट्स एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में अगर आप देखें तो रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो वेरी हाई है। ये एनर्जी बैरियर
आप लोगों को एक्टिवेशन एनर्जी का दिख रहा है इस वक्त, और ये जब तक रिएक्शन नहीं पास आउट, रिएक्टर नहीं पास आउट करेगा प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते। इसलिए तो कहते हैं बेटे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फास्ट रिएक्शंस और एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर स्लो रिएक्शंस। तो यहाँ पे आप लोगों को एक और रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन को इफेक्ट करने वाले फैक्टर का पता चला कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन क्या होगा, स्लो। रिएक्शन स्लो मूव करेगा, उसको एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उस बैरियर को क्रॉस करने के लिए। तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी का रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन के साथ क्या रिलेशनशिप बनाया मैंने, इनवर्स। सो ये है वो ट्रांजिशन स्टेट जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसको पास आउट करना होता है रिएक्टर्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने के लिए। जब तक ये पास आउट नहीं होगी तब तक रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं होता। तो याद रखें, दुनिया का हर रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट तक रिवर्सिबल है। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाह रहा था आपको। दुनिया का हर रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट तक रिवर्सिबल है। ट्रांजिशन स्टेट के बाद रिएक्शन ने डिसाइड करना होता है कि वो रिवर्सिबल होगा या इरिवर्सिबल होगा। इस वक्त ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन का ग्राफ है, इसमें प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट नहीं हो सकती क्योंकि प्रोडक्ट्स अगेन ट्रांजिशन स्टेट नहीं बना सकती। अगर ये रिएक्शन आप लोगों ने रिवर्सिबल देखना होगा तो आपको यहाँ पर भी बेटे रिवर्सिबल का साइन मिलेगा, इनके प्रोडक्ट्स वापस ट्रांजिशन स्टेट बनाकर रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो सकती है। उम्मीद है ये पॉइंट्स आपको पता चले होंगे। और इस तरह जैसे कि मैं कह रहा था, डेल्टा एच डिफरेंस ऑफ एंथैल्पी चेंज भी मैटर करती है एक्टिवेशन एनर्जी को डिसाइड करने में। और ये एक्टिवेशन एनर्जी के हवाले से अगर बात करें तो ये डिफरेंस के तौर पर भी देखा जा सकता है आप लोग रिएक्टर्स और प्रोडक्ट्स की एनर्जीज में। एनीहाउ इस पॉइंट को मैं आगे प्रोसीड करता हूं। एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए आर्हीनियस ने एक इक्वेशन डिजाइन की थी। तो दिस इज द आर्हीनियस इक्वेशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी। ग्राफ इसमें आता है, इसलिए मुझे ये टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करना पड़ेगा और इसके अंदर कोई डेरिवेशन नहीं करवानी मैंने, डायरेक्ट जो इससे पेपर में सवाल पॉसिबल है उसकी तरफ चलता हूं। बेटा के यहाँ पर रेट कांस्टेंट है, ए यहाँ पर आर्हीनियस कांस्टेंट है और ई जो है वो बेस ऑफ नेचुरल लॉग है एंड दिस वन इज द एक्टिवेशन एनर्जी यू नो एंड आर इज द जनरल गैस कांस्टेंट, डी इज द टेम्परेचर। आप लोग इस पूरी इक्वेशन को अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है लॉग ऑफ के इज इक्वल टू माइनस ई ए ओवर 2.303 आर इंटू 1 ओवर टी प्लस लॉग ऑफ ए। डेरिवेशन नहीं करवा रहा, डायरेक्ट इक्वेशन बता रहा हूं। बेटे ये लॉग ऑफ के आप लोगे वाई एक्सिस पर, ये एक सिंपल स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन गई है, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। ये है इस वक्त आप लोगों के पास टेंजेंट या स्लोप ऑफ द लाइन जो माइनस एम के साथ रिप्रेजेंट हो रहा है और एक्स एक्सिस पर लिया जाने वाला फैक्टर है 1 ओवर टी और ये प्लस लॉग ऑफ ए है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट जो आप लोगों को मैं ग्राफ पर दिखाने वाला हूं सब कुछ। ये y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। तो बेटा ये y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को शो कर रही है जो आप आर्हीनियस इक्वेशन से डिराइव करते हैं। दिस इज द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। आप लोगों ने लॉग ऑफ के को लिया अलॉन्ग एक्स एक्सिस, 1 ओवर टी को लिया अलॉन्ग y एक्सिस के अलॉन्ग आपने log ऑफ के लिया, x एक्सिस के अलॉन्ग आप लोगों ने 1 ओवर टी लिया। उसके बाद आप लोगों ने ये है log ऑफ a जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट है। और अगर आप लोग यहाँ पर बेटे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू द x एक्सिस की बात कर रहा हूं तो ये जो आप लोग थीटा मेजर कर रहे होगे ये थीटा जो है हमारे पास कहलाएगा स्लोप। इसका tan लेंगे तो ये नेगेटिव स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन होगा और ये नेगेटिव क्वांटिटी इसलिए क्योंकि जो भी थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है उसका tan हमेशा नेगेटिव आता है। सो ये लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस ड्रॉ की गई है थीटा को मेजर करने के लिए। सो आप लोग जब भी देखोगे कि जो स्ट्रेट लाइन है आप लोगों को फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर मिलेगी और ये थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा और इसका tan हमेशा नेगेटिव होगा। तो जब भी आप स्लोप के साथ देखोगे तो नेगेटिव साइन होगा। अब आप लोगों को हेल्प आउट क्या करेगी ये इक्वेशन एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए। सो आप लोग के पास m स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन है और 1 ओवर टी एक्स एक्सिस पर लिया, ये सब ग्राफ बनाया आप लोगों ने। बेटा यहां से आप लोगों के पास स्लोप देखे माइनस ई ए ओवर 2.303 आर। अगर आपको आर की वैल्यू ऐसा ही पता है जो कि आप लोगों ने जनरल गैस कांस्टेंट के हवाले से जेल में रखी हुई होगी और आप लोगों को स्लोप की वैल्यू दी हुई हो तो आप लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, और ये हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ मिलेगी। यानी कि आपके पास जो भी स्लोप की नेगेटिव वैल्यू दी हुई हो आप यहाँ पे रखिएगा माइनस माइनस प्लस 2.303 से मल्टीप्लाई है, साथ में आर जनरल गैस कांस्टेंट से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आप लोग किसी भी पर्टिकुलर स्लोप के लिए
एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। पेपर में सवाल इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली पूछा जा सकता है। आपको स्लोप दे दे, आपने इसमें स्लोप की वैल्यू पुट करनी है, उसको सॉर्ट आउट करना है, आप लोगों को एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी। सो दिस वाज द स्टोरी अबाउट द एक्टिवेशन एनर्जी। और यहां पर स्लोप के यूनिट्स यार पेपर में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, फाइंड आउट कर लोगे यूनिट्स। एक्टिवेशन एनर्जी का यूनिट है जूल पर मोल, और 2.303 ये आपने आर की वैल्यू पुट की, और इसकी कैंसिलेशन के बाद नेक्स्ट वीडियो में लेकर के चल रहा हूं आप लोगों को, देखिए कैंडी।